कथक जो है या कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म जो है वो विदाउट गुरु शिष्य परंपरा के नहीं बढ़ सकती। मैंने इसमें कदम रखा तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित शंभू महाराज, कालिका बिंदादीन जी, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कथक को विश्व की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। फिर मैं एक जुमला कहूँगी कि गुरु करो जान के पानी पियो छान के। कहते हैं गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। वही तो जो हमें अपने लखनऊ से प्यार है वो तो नहीं छूट सकता। कला को अगर हम सोचें जितनी सुविधा में नहीं बनती है वो। जब तक दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया और तुम ना मिलती तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियाँ। कथक जो इंडिया के 8 क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक है, वो जाना जाता है अपने इंट्रिकेट फुटवर्क के लिए, ग्रेसफुल मूवमेंट्स के लिए और कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग के लिए। और इसी के चलते कथक कई सालों से लखनऊ की पहचान रहा है और नॉर्थ इंडिया में कथक का लखनऊ घराना जाना जाता है अपने एलिगेंस और ग्रेसफुलनेस के लिए। और आज इसी घराने की एक बहुत ही उम्दा डांसर हमारे साथ मौजूद हैं, सुरभि सिंह जी। तो आइए शुरू करते हैं आज की बतकही और जानते हैं कि कैसे उन्होंने कथक की दुनिया में कदम रखा और कैसे वो अपने ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस के थ्रू लखनऊ की कल्चरल हेरिटेज और कथक को जिंदा रखती है। वेलकम टू बतकही सुरभि जी। थैंक यू। आपसे मिलके पहले तो बहुत अच्छा लगा। और अगर हम शुरू करें तो पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि कैसे आपने कथक की तरफ आपका रुझान आया, कैसे एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म की तरफ आपका इंटरेस्ट आया। मैं बिल्कुल, क्योंकि जर्नी जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब मैंने कथक की दुनिया में कदम रखा था तो आप तो ये सोचिए जब मैं छोटी सी रही होंगी तो बस जहाँ भी संगीत बजता था, म्यूज़िक ऑन होता था तो मेरा नाचने की एक इच्छा अपने आप जागृत हो जाती थी। लेकिन किसी छोटे बच्चे को पता नहीं होता है कि उसको जाना कहाँ है। जैसे आपके भी इर्द गिर्द ऐसे कई सारे बच्चे होंगे, हम लोग के परिवारों में ऐसे बच्चे हैं, म्यूज़िक बजा और वो डांस शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारी जो मेरी मदर थी, फादर थे, सभी बोलते थे कि ऐसा लगता था कि तुम नाचते ही हुए पैदा हुई हो। जब म्यूज़िक बजता है तो मुझे कहीं भी खड़ा करवा दिया जाता था और मैं डांस मतलब नृत्यमय मेरा जगत हो जाता था। लेकिन दिशा नहीं पता होती है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या उसका तरीका होगा। तो जब मैं कथक के फील्ड में आई तो पहले मैंने वैसे भातखंडे डीम्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। मैं किसी चीज़ की यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं बताऊंगी, लेकिन कथक जो है या कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म जो है वो विदाउट गुरु शिष्य परंपरा के नहीं बढ़ सकती है। कि एक अच्छे गुरु का सानिध्य, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे गुरु थे लेकिन वो एक सरकारी एक जगह है। जो सरकारी जगह में क्या होता है कि वहाँ पे कभी हमारे एक साल दूसरा गुरु होंगे, कभी तीसरे होंगे। तो उसमें मुझे अच्छा तो फील हो रहा था कि मैं कथक सीख रही हूँ, लेकिन मुझे वो उत्साह नहीं मिल पा रहा था जो मुझे गुरु के मिलने से आना चाहिए। कि जो मैं नाच करके खुश हो रही थी वो खुशी मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, छोटे बचपन में मुझे याद है, रागिनी करके, वो एक बहुत अच्छे पंडित धर्मनाथ मिश्रा हैं, उनकी बेटी थी और मेरे साथ पढ़ती थी। तो उसने कहा कि देखो मेरे एक चाचा है निषादगंज में, पंडित अर्जुन मिश्रा, जो कि मेरे गुरुजी हैं, थे, अब नहीं है इस दुनिया में। तो उसने कहा कि एक बार तुम वहाँ पे ट्राई करो। तो मैं वहाँ गई, अगले दिन ही मैं पहुँच गई क्योंकि मुझे भी गुरु की तलाश थी अंदर ही अंदर। तो मैं वहाँ पहुँच गई और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने लिटरली देखा कि गुरुजी के हाथ में बड़ा वाला डंडा है, पूरी क्लास चल रही है, जितने बच्चे हैं पसीना पसीना 4-6 घंटे, और मैं ऐसे स्तब्ध होके वो क्लास ही देखती रह गई। तो मुझे लगा कि मेरे जो गुरु की तलाश थी वो मेरी यहीं पे अंत हो गया उसका। अब मैं उनके सीधे नतमस्तक हो गई, चरणों में बैठ गई कि गुरुजी अब मुझे आपका सानिध्य चाहिए। मैं एक नर्तकी बनना चाहती हूँ, एक डांसर बनना चाहती हूँ। डिग्री बहुत आगे की चीज़ होती है, डिग्री मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जो परफॉर्मिंग आर्ट है वहाँ डिग्री का उतना महत्व नहीं है जितना गुरु शिष्य परंपरा का महत्व है। अच्छे गुरुओं से आप ट्रेनिंग लेंगे, मंचों पे जाएंगे तो मंच ही आपकी डिग्री होता है, समझिए। मंच पे जाके ही जो हमारी प्रतिभा है वो सामने आती है। तो हमें एक कलाकार के रूप में, और उन्होंने मुझे एज अपनी शिष्या स्वीकार किया। वहाँ पर मेरी जर्नी ख़त्म हुई और वो दिन था और आज का दिन है, वो जर्नी मेरी चल रही है और मेरे गुरु मेरे साथ हैं। सो ये आपके लाइफ में कुछ अर्ली इन्फ्लुएंसेस भी रहे होंगे कथक के, जहाँ से ये एक इंटरेस्ट जागा होगा?
कथक के अर्ली इन्फ्लुएंसेस क्या होता है ना कि उस टाइम मैं जब तक उस फील्ड में नहीं थी तो मैं उस फील्ड के लोगों को उस वक्त नहीं जानती थी। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम लोग फिल्में देखते हैं या जैसे मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो जब भी मैं मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि आप शायद उनका नाम अभी लेंगे। क्योंकि जब भी उस श्रीदेवी की फिल्में आती थी या कुछ भी उनका डांसेस आता था तो जैसे मैं कहूँ कि प्रथम शायद इंस्पिरेशन मेरी वही रही होंगी। और मैं बस मतलब ऐसे एक स्तब्ध होकर उनको देखती रह जाती थी कि क्या बात है यार, क्या नृत्य। अच्छा, और सबसे बड़ी बात थी कि श्रीदेवी ने डांस सीखा नहीं था। ये उनकी जो अगर आप लाइफ हिस्ट्री पे जाएंगे तो उन्होंने डांस नहीं सीखा था, लेकिन शी वॉज अ नेचुरल डांसर। वो जब मंच पे आती थी या इस फिल्मों में आती थी तो लगता था कि यार इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो वो मेरी पहली इन्फ्लुएंसर रही होंगी। और उसके बाद कथक की फील्ड में क्योंकि मैं उस वक्त इतने लोगों को नहीं जानती थी तो मैं उनके नाम उस वक्त नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, जब मैंने इसमें कदम रखा तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित शंभू महाराज, कालिका बिंदादीन जी, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कथक को विश्व की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो धीरे धीरे जब उनसे साबता बनता गया, सितारा देवी जी जो कि मुंबई इंडस्ट्री की, गोपी किशन जी जिन्होंने मुंबई इंडस्ट्री में ऐसे कदम रखा और फिल्मों में जो कथक का जो प्रादुर्भाव हुआ वो वहाँ से हुआ। तो उन सब से एक तरह से इन्फ्लुएंस रही, उन सब का काम देखा। मेरे गुरु कहते हैं कि 3 तरीके होते हैं सीखने के, देखा, परख्या, सीख्या। एक देख कर सीखता है, एक परख कर सीखता है और एक जो सीख कर सीखता है। तो ये तीनों तरीकों से मैंने सीखने की कोशिश की है। और कैसा रहा है ये एक्सपीरियंस आपका लखनऊ में कथक सीखने का? और आप हमेशा से लखनऊ में ही रही हैं? हाँ, मेरी पैदाइश लखनऊ की ही है, यहीं जन्मी। और मैं आई एम जस्ट लकी कि लखनऊ घराना ही है पूरा कथक का। और लखनऊ घराना ही आज पूरे विश्व में, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज जी तो उन्होंने क्योंकि अपना स्थान दिल्ली बना लिया था, वो लखनऊ घराने के थे, दिल्ली में रहते थे। और पंडित बिरजू महाराज जी के जो वरिष्ठ शिष्य थे उनसे ही उन्होंने कहा कि आप जाकर लखनऊ संभालिए, और मैं उन्हीं गुरु की शिष्या हूँ। तो वो लखनऊ संभालने आए थे और उस संभालने में हम लोग भी संभल गए। कितनी मतलब वो अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी रही होगी। हाँ बिल्कुल, मैं कहती हूँ, मैं अपने गुरु के लिए कहती हूँ कि वो ही वॉज अ यूनिवर्सिटी। मतलब वो अपने आप में यूनिवर्सिटी थे, क्योंकि उनके मेरे जैसे कई हजारों शिष्य आज पूरी दुनिया में उनका नाम लेके काम कर रहे हैं। मतलब वो गए नहीं हैं, वो मरे नहीं हैं, कला तो मरती भी नहीं है। तो वो हमारे अंदर जिंदा है और हम उनके अब जो बढ़ा रहे हैं, अब मेरे भी उतने ही शिष्य हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो लगता है कि वो कला बढ़ती नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती जाती है। तो आपने भी बताया कि आपके भी कई शिष्य हैं, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि वो ट्रांजिशन कैसे रहा कि फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ टीचर? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि शिष्या बनना, शिष्या तो हम लोग हमेशा ही रहेंगे, शिष्य हमेशा रहते हैं, क्योंकि जो भी सही साधना कर रहा होगा वो हमेशा सबसे पहले कहेगा कि मैं एक अच्छा शिष्य हूँ। एक अच्छा शिष्य बन जाऊँ तो एक अच्छा गुरु भी बन जाऊँगा। गुरु एक तत्व है, गुरु की कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो वो तत्व कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जागृत हुआ और मैंने भी उसी तरह से बढ़ाया, जिस ईमानदारी से गुरुजी ने यहाँ काम किया था उसी तरह से मैं बढ़ा रही हूँ। इस वक्त मेरे अंडर में कई सारे 200-400 शिष्य हैं जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। 5000 कलाकार हैं जो मेरी संस्था से जुड़े हुए हैं। तो बस यही देख के खुशी होती है कि परिवार जो है वो कहीं सीमित नहीं है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और आपकी बात से मुझे एक चीज़ ये हमेशा से ये रहता है कि एक टीचर का रोल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और अगर आपको एक सही गुरु मिल जाए तो आई थिंक आपकी कोई भी एजुकेशन हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई आर्ट फॉर्म हो, वो जर्नी बहुत ही आई थिंक ब्यूटीफुल हो जाती है। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर मैं एक जुमला कहूँगी कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो गुरु हम यूं ही किसी को गुरु नहीं बना लेते हैं। वो तत्व होता है, वो प्रेरणा होती है, वो इतनी बड़ी स्रोत होती है जो हमारे मरने तक काम करती है। तो ऐसे ही मेरे गुरु थे और यही प्रयास मैंने भी अपने शिष्यों के लिए किया है कि उनके लिए मैं एक मुकम्मल, एक अच्छी गुरु के रूप में साबित हो सकूं। तो क्योंकि गुरु को ना ऐसे देना होता है, हमेशा बांटना होता है ना। आप लेने की इच्छा रखने वाला गुरु नहीं हो सकता। देने की इच्छा, जिसको जो बांटने के लिए तत्पर है, जो उसके सामने चाहे कोई गरीब आ जाए या कोई बहुत अमीर आ जाए, लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा के जो नियम हैं उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट पालन हम सोचे कि हम गुरु से सिर्फ घंटे 2 घंटे में जाके सीख लेंगे या उसकी कुछ
कुछ चंद फीस से हम उसकी ट्रेनिंग ले लेंगे तो वो है ही नहीं, वो है ही नहीं गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा मतलब कि अगर कोई किसी के पास देने के लिए आपको पैसा, मैं खुद अपना अगर बताऊं तो मैं ठाकुर फैमिली से थी। मेरे पिताजी ने कहा कि ठाकुर नाचते वाचते नहीं है हम मैं फीस नहीं दूंगा तुमको। तो लेकिन मैंने गुरु से जाके, अपने गुरु से जाकर ये बात बताई कि गुरुजी ऐसे ऐसे है, और आप मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपको कमा के पैसे दूंगी, आप मुझे सिखाइए। तो वो सोचिए कि उनका दिल, और उन्होंने उस दिन से लगभग कुछ नहीं तो 6-7 साल मैंने फ्री में ही सीखा। फिर मैं इस लायक हो गई कि मैं कमाने लगी और इसी कला से कमाने लगी। और कुछ मेरी लाइफ की स्टोरी भी ऐसी रही कि मैं छोटी थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी, 11 साल की थी, और 17 साल की हुई तो पिताजी भी नहीं रहे ये देखने के लिए कि उनकी बेटी ने क्या किया उस फील्ड में या क्या नहीं। तो जो मुझे संभाला वो मेरे गुरु ने और मेरी कला ने, मेरे घुंघरुओं ने। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम जिस टाइम पे बिखर सकते थे, जिस टाइम पे उस टाइम उस बच्चे का क्या होगा 17 साल में, और उसको पूरे परिवार को, मैंने अपने पूरे परिवार को चलाया ड्यू टू मेरे घुंघरू, ड्यू टू माई गुरु, ड्यू टू माई रियाज, ड्यू टू माई कला। काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा 17 साल की उम्र में अपने दोनों पेरेंट्स को खोना, और उसमें भी इतने डिलीजेंस के साथ, इतने परसिवरेंस के साथ पे कथक जैसे आर्ट फॉर्म में एक महारत हासिल करना और एक लेवल पे आना। बिल्कुल, बहुत बहुत कठिन था, क्योंकि उस टाइम सर्वाइवल, सबसे पहले तो सर्वाइवल कैसे होगा। भाई पढ़ रहे थे, छोटे छोटे थे, मेरे फैमिली जो थी वो मेरे पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट थी, चाचा चाची भी थे। तो 5-6 लोग ऐसे हो गए जो बिल्कुल बेसहारा हो गए फादर के जाने के बाद। तो उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी कला की जर्नी भी मुझे करनी है, डांसर भी बनना था, कि लगता था कि नहीं मैं उसको छोड़ नहीं सकती, और एट अ टाइम मुझे घर भी चलाना है। तो उस टाइम पे जो गुरु का साथ रहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, तुम पूरी रात यहाँ रियाज़ करो, सुबह 4 बजे आ जाओ। और वैसे ही होता भी था, पहले के दौरों में ऐसे ही रियाज़ होता भी था। लेकिन मेरे लिए तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे 24 घंटे खोल दिए थे। तो मैं दिन भर ट्यूशन किया, स्कूल में जहाँ सिखाती थी वहाँ गई, उसके बाद पूरी शाम, पूरी रात, रात भर कभी कभी हम लोग रियाज़, मतलब हमारे नियम में 8 घंटे से नीचे तो रियाज़ का कोई मतलब ही नहीं था। 8 घंटे तो हमें करना ही करना है। अब उस सारे कामों के बाद हमको 8 घंटे रियाज़ भी करना है। तो दैट वाज, मतलब मुझे लगता था कि लाइफ का, लेकिन अभी मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर वो चुनौती ना आती तो मैं आज यहाँ होती भी नहीं। इट वाज ऑल वर्थ इट। हाँ, इट वाज ऑल वर्थ। तो आपका, हम एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो एक मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई है जानने की कि जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा ना, जो आपने कहा कि आपने अपने गुरुजी को देखा, नहीं आपकी खोज वहाँ ख़त्म हो गई। बिल्कुल। तो वो जो एक एक्सपीरियंस था कि एज अ फर्स्ट स्टूडेंट, और फिर एक वो एक्सपीरियंस था जब आपने अपनी पहली क्लास ली होगी, वो कैसा था? सच बताऊं तो मुझे उस वक्त, क्योंकि खुद मैं छोटी थी, तो जब मैं क्लास में स्टडी हॉल में मैंने शुरुआत करी थी। स्टडी हॉल में मैंने आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ स्टडी हॉल। अच्छा, मैंने स्टडी हॉल में ही एज अ टीचर स्टार्ट करा था, और मैं 17-18 साल की थी, फादर की डेथ हो गई थी। और मतलब मैं खुद ही अपने आप को बहुत छोटा सा फील कर रही थी कि मैं तो अभी खुद ही छोटी सी हूँ। और जब मैं गई भी थी तो मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए थोड़ा सा बिंदी विंदी ज़्यादा लगा के और सज धज के मैं टीचर लगूँ। 17-18 साल में छोटी लड़कियां ही लगती हैं। पर जब मेरा वहाँ काम शुरू हुआ और ट्रेनिंग शुरू हुई तो इट वाज, मतलब अभी भी मुझे मेमोरेबल है कि वहाँ के जितने बच्चे थे वो सब मेरे फ़ैन हो चुके थे, और वहाँ की सारी टीचर्स भी, क्योंकि वहाँ पे एक तरीका है, एक दूसरे को लोग आंटी आंटी कहते हैं। हाँ, तो वहाँ पे वो नियम मेरे जाने से टूट गया। अच्छा। मुझे सब लोग फिर दीदी बोलने लगे। और बट ऑब्वियसली वो साथ में तो जैसे हमारे साथ को टीचर्स थी तो वो एक आंटी कहने का वहाँ रिवाज है, तो वो करा जाता था एक थोड़ी सी अच्छा माहौल में। मेरे लिए भी काफ़ी स्ट्रेंज था वो जब मैंने इनिशियली ज्वाइन किया, बट हाँ, बाद में उसकी अहमियत भी समझ में आई कि क्यों। हाँ, क्योंकि वो एक घर जैसा माहौल हाँ। क्रिएट करने के लिए। तो लेकिन इट वाज, तो वो जब मैं सिखाना शुरू किया तो मुझे तब उतने टाइम में 17 साल की लड़की नहीं रह गई थी। उतने टाइम वो मेरा गुरु मेरे अंदर से जो गुरु तत्व था, और सिखाना शुरू किया तो उसी भाव से, उसी प्रेम से, उसी तेजी के साथ कि जैसे जैसे हमने अपने गुरु से सीखा था। तो क्योंकि हमारा ट्रेनर अच्छा था तो हमें ट्रेनिंग देने का तरीका साथ साथ सीखा था हमने। तो वो चीज़ उसी तरह से बढ़ी और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर भी आज भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि गुरु होने से ज़्यादा अच्छा शिष्य होना लगता है, क्योंकि उस टाइम आप
को लगता है कि आप कितना पा रहे हैं। हाँ। और जब आप गुरु बनते हैं तो उसकी अहमियत समझ में आती है कि गुरु होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको कितने लोगों पे आप मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें से हो सकता है कोई हर व्यक्ति तो कलाकार नहीं बन जाएगा ना। सही आप लेकिन आप तो पूरी तरह से अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उसमें 10, 20, 50 ऐसे होते हैं जो आपका नाम लेने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं और अच्छे कलाकार के रूप में एस्टेब्लिश होते हैं। और एक वो एक्सपेक्टेशन भी जो आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपको लगता है कि कि आप इन आप बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं रिस्पॉन्सिबल हो गए। और उनकी अच्छी पढ़ाई हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो, इन सब चीज़ों का थोड़ा आई थिंक बिल्कुल, टेंशन वहाँ पे रहती है। मतलब समझिए मैंने एक स्टडी हॉल में एक इंजेक्शन डाल दिया था कि हर बच्चा कथक करना चाहता था। और कुछ टाइम बाद, इवन साल 1.5 साल बाद, तो वहाँ पे एक ऐसा भी हुआ था कि पर्सनल क्लास के लिए वहाँ पे कई बच्चों ने एनरोलमेंट किया। तो स्टडी हॉल में हमें उर्वशी जी वहाँ पे प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं परिसर में ही, हमारे ही स्कूल के कैंपस में ही अलग से क्लास, उसमें 500 बच्चों ने एनरोलमेंट ये लिया था। कौन से साल की बात रही होगी? 2001 या 2। अच्छा, काफी पहले की हाँ, बात काफ़ी है। पहले की बात है। अच्छा, नहीं ठीक है। वो है एटमॉस्फेयर ही वहाँ का थोड़ा हाँ, ऐसा है कि क्रिएटिविटी को आपको काफी क्रिएटिविटी को बहुत, मतलब बहुत प्यार मिला मुझे एक्सप्लोर वहाँ करते पे। हैं वहाँ मैंने पे। सिर्फ 2 साल ही काम किया, क्योंकि वही बात, मेरी जर्नी जो चल रही थी एज आर्टिस्ट चल रही थी, तो मुझे रुपए तो कमाने थे, लेकिन उतना ही कमाना था जिससे मेरा घर चल जाए। लेकिन मुझे बढ़ना तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कलाकार उस जर्नी में जब वो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखने लगता है तो वो जर्नी उसकी खत्म हो जाती है, और मुझे वो ही नहीं करना था। और काफी सराहनीय बात है ये कि आपने उतनी कम उम्र में पहले तो पढ़ाना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। जी। उसके साथ में ऐसा नहीं था कि वो फाइनेंशियल बर्डन जो रहा होगा उस टाइम पे वो आप पे हावी हो गया। आपने अपनी कला को भी परस्यू किया एंड पूरे शिद्दत से परस्यू किया। क्योंकि फिर तो मुझे लगता ना, मैंने उस जगह तक पहुंचने के लिए तो वो जर्नी की नहीं थी। उसमें जो मेरी मेहनत है, मेरे गुरु का जो मुझ पर विश्वास है कि ये कुछ करेगी, आगे बढ़ेगी, यहाँ तक जाएगी, तो फिर वो सपने तो वहीं बिखर जाते अगर हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ते तो। और तो आप अपने गुरु के आपने बारे में बताया कि कैसे कितना मेजर रोल था उनका आपकी लाइफ में। आप तो खुद ही अब तो आप खुद समझ सकती है कि जिस बच्चे के माँ भी ना हो, बाप भी ना हो, और सबसे इम्पोर्टेंस, अगर मैं माँ बाप की वजह से आज मैं जो हूँ, मैं मेरे अंदर जो है उन्हीं का ही दिया हुआ है, लेकिन गुरु का सबसे बड़ा रोल है मेरे जीवन में। मतलब अगर मैं भगवान के पहले नाम जो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया, तो मेरा तो गुरु का महत्व गोविंद से ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे इस दुनिया में आके एज अ भगवान मुझे वो रास्ता दिखाया जिससे मैं उस पूरी जर्नी को कंप्लीट भी कर पाई, अपना घर भी चला पाई, अपने भाइयों को, आज मेरे भाई बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब्स कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग टाइम था मेरे लिए। फिर मेरी कला की जर्नी, वो चाहते तो वो ये भी कह सकते थे ठीक है अब भाई तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुम अपना अपना काम करो, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने पूरे टाइम मेरे लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। रात भर भी सिखाऊंगा, दिन भर भी सिखाऊंगा, जब तुम आ जाओगी तब सिखाऊंगा। बहुत बड़ी बात है, कौन देता है इतना दिल खोल के। सही बात है, पूरा सपोर्ट, एकदम पूरा सपोर्ट, हर एक लेवल पे सपोर्ट। तो मेरे लिए तो मेरे भगवान है, मेरे गुरु। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ में आप हमें थोड़ा लखनऊ घराने के बारे में बताएंगे और कैसे ये अलग है बाकी घरानों से और क्या यूनिक बनाता बिल्कुल है बिल्कुल। इसे? लखनऊ घराना क्या है कि लखनऊ घराने में जो खूबसूरती है, जैसे आप कहिए कि लखनऊ जो घराना रहा है, लखनऊ में वैसे भी क्या, किस चीज़ के लिए लखनऊ जाना जाता है? यहाँ की नज़ाकत, नफासत, बोली, खूबसूरती, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि घराने का और कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे वो जयपुर घराना हो, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो। घराने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो उस जगह का, उस एनवायरनमेंट का जो खूबसूरती है वो उस घराने में आ जाती है, इसलिए वो घराना बन गया। और घराने में कोई वो नहीं है, कथक तो एक ही है, कथक लखनऊ में भी वही है, जयपुर में भी वही है, बनारस में भी। लेकिन लखनऊ की जो बोली है, जो यहाँ पे गज़लों का प्रयोग होता है, गज़लें यहाँ बहुत खूबसूरत, शेर बहुत अच्छे पढ़े जाते हैं, उसके अलावा जो नज़ाकत है, नफासत है, ये सारी चीज़ें आपको लखनऊ के कथक घराने में, मतलब कथक के लखनऊ घराने में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ का पूरे एनवायरनमेंट की छाप जो पड़ी वो लखनऊ घराने पे पड़ी। तो लखनऊ तो अपनी शीरी, अपने खूबसूरती, हिंदू मुस्लिम एकता, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, गंगा जमुनी तहजीब, इसको लेके ही तो बना है लखनऊ। तो यही चीज़ यहाँ के कथक में भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपने कैसे, आप कई सालों से आप यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, तो आपने लखनऊ के बदलते रंग भी देखे होंगे, तो क्या आपने कथक में भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया या फील किया हो?
बिल्कुल, एक्चुअली देखिए समय के साथ परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी होता है। एक समय ऐसी शामें होती थीं जब रात में शुरू होते थे कार्यक्रम और सुबह तक चलते थे, और आप सोचिए कि एक लाइन, जैसे हम लोग उनको याद करें, अगर लच्छू महाराज जी को याद करें, अच्छन महाराज जी को याद करें, शंभू महाराज जी को, ऐसी ऐसी रातें वो लोग कि एक लाइन हुई, कौन गली गयो श्याम। अब कौन गली गयो श्याम को लेके पूरी रात कोई आज की डेट में बैठ के देख सकता है? पूरी रात उन्होंने एक लाइन को लेके गुजार दी और लोग ऐसे बैठ के देख रहे हैं। तो ऐसी ऐसी शामें हुई हैं लखनऊ में। तो लेकिन तब ज़माना और था, अब ज़माना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कथक अभी भी वैसे ही है, मुकम्मल, इसको ये कहीं पीछे नहीं गया और आगे ही बढ़ा है। आगे क्यों बढ़ा है? क्योंकि इसको गुरुओं ने या शास्त्र ने बांधा नहीं है। इसको ये नहीं करा है कि बस ये यहीं तक सीमित है। इसमें आप जितने प्रयोग कर सकते हैं, यही एक शास्त्रीय विधा ऐसी है, आप जितने प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैं खुद अपनी ही बात करूं तो मैंने कथक को बहुत शास्त्र से जोड़ा है, संगीत को शास्त्र से बहुत जोड़ा है। तो मैंने नृत्य नाटिकाओं का प्रयोग, और बहुत पुरानी कहावत भी है, कथा कहे सो कथिक कहावे, मतलब कथा कहने वाला ही कथिक कहलाता था, उसमें कहानियों को कहा जाता था। और मैंने अपने नृत्य में, अपना जो मेरा प्रयोग रहे नृत्य में, तो उसमें मैंने ऐसी कई सारी नृत्य नाटिकाओं का निर्माण किया। जैसे मैंने आज की द्रौपदी बनाया। द्रौपदी तो वही है, लेकिन वो समसामयिक कैसे होगी? तो आज की द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी को अपनी लड़ाई आज खुद लड़नी पड़ेगी। कोई कृष्ण कौन है? वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है, आपको अपने अंदर के कृष्ण को खुद लाना पड़ेगा। तो इस तरह के मधुशाला को मैंने, हरिवंश राय बच्चन जी की जो मधुशाला है उसको कथक में लेकर आई, उसको प्रयोग किया। इसी तरीके से मैंने अटल जी की जो पूरा अटल मर्म, तो अटल जी की जो पूरी कहानी रही उसको नृत्य नाटिका के जरिए लेके आई। इसके अलावा खनकते ख्वाब, बहुत सारे मेरे ऐसे, मीरा, बेगम हजरत महल, अलग अलग सब्जेक्ट्स को मैं कथक के जरिए, सुंदरकांड को, सुंदरकांड जो हमारे घर घर में पढ़ा जाता है, रामायण का जो सुंदरकांड पाठ है, उसमें मैं खुद हनुमान जी की भूमिका निभाती हूँ, तो और सीता भी बनती हूँ। तो इस तरीके से हम कर वही रहे हैं, कथक ही लोग देख रहे हैं, लेकिन उसको आम जनता तक कैसे पहुँचाना है, कि जो पब्लिक है वो कैसे जुड़ेगी। वो हो सकता है हमारे टुकड़े परन थोड़ा सा समझने में उसको दिक्कत हो, तो हमने आम जनता तक पहुँचाने का काम किया है कि हर तरीके की पब्लिक, कई बार हम लोग ऐसे फंस जाते हैं। जैसे मैं एक बार, अभी बहुत समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें मनोज तिवारी जी आए थे और मेरा कार्यक्रम था। और बट ऑब्वियस, जब आपको पता है कि जब पब्लिक वो वाली है कि जो बिल्कुल ही मनोज तिवारी जी को सुनना चाहती है, तो वहाँ पे क्लासिकल है, कथक है, तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद ये हमारे कार्यक्रम पे चिल्लाने लगे और कहे भैया मनोज जी को बुलाइए। लेकिन ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि हमने सुंदरकांड शुरू ही किया था, 5 मिनट हुए और पीछे से बहुत शोर मचने लगा। तो हमें लगा शोर इसलिए मच रहा है कि इनको हमें भगाना है। हम जब उनकी एक्चुअल हमें पोजीशन पता चली, तो वो दे ऑल वांट टू कम, मतलब आगे आना चाहते थे वो। तो मुझे तब लगा कि नहीं यार, हमारे काम में बहुत दम है और हम किसी भी तरीके की पब्लिक को मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शास्त्रीय अपने आप में तो बहुत अच्छा है ही, प्लस हमें उसको इतना अच्छे से उसको कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम बंधे हुए नहीं हैं, हमने सुंदरकांड से जोड़ दिया है। अब जो भक्ति भाव में सुनना चाहते हैं वो भक्ति भाव में, जो समझने वाले हैं वो समझ के सुनेंगे। तो दोनों चीज़ों को हमने पैरेलली पिरोने की कोशिश करी। तो इससे मैंने हर तरह की पब्लिक में एक अच्छी ऑडियंस, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, ये लगे कि क्यों ही कर रहे हैं। तो ये इंसिडेंट सुन के मुझे गूज़बम्स आ गए कि वो फीलिंग कैसी रही होगी कि लग रहा है कि अच्छा ये लोग तो शायद हमें हटाना चाह रहे हैं, लेकिन पता चला कि मुझे वो पीछे से, मतलब कम से कम 100-150 लोग ऐसे होंगे जो चिल्लाने लगे, तो मुझे लगा अरे बाप रे, लग रहा है अभी कुछ ये लोग मारने वाले हैं। लेकिन दैट वाज मिरेकल कि वो सब चाहते थे कि वो आगे आए और आगे बैठ के देखे, क्योंकि वो लोग सबसे पीछे थे। तो ये बहुत अच्छा रहा। तो मैंने मनोज जी से बाद में ये चीज़ डिस्कस भी करी, मुझे लग रहा था सब आपको ही सुनना चाहते हैं और दे वांटेड कि भैया इनको भगाओ। वो आई थिंक वो ब्यूटी है क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स की, कि एक बार जिसने देख लिया, फिर वो ऐसा हो नहीं सकता। हम लोगों को दूर से ऐसा लगता है, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कभी कभी
थोड़ा थोड़ा सीख कर भी लोग उसको कहते हैं मैं क्लासिकल का ज्ञाता हूँ, बहुत जानता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि वो उन्होंने ज्ञान नहीं लिया और प्रयोग ज़्यादा कर दिए। तो प्रयोग करने के लिए भी आप पहले ज्ञान लीजिए, तब प्रयोगात्मक दृष्टि से आप उसमें प्रयोग भी करिए। बंधे हुए नहीं हैं आप, लेकिन फिर भी उस परंपरा को फॉलो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो अभी अब जैसे ये फ्यूजन्स जैसे होते हैं, क्या लखनऊ में भी ये पाया गया है कि एक फ्यूजन आर्ट फॉर्म्स आ गए और कहीं ना कहीं वो एसेंस शायद जो कथक का है वो कहीं लूज होने लगता है? देखिए उसमें ये होता है, वही जो मैंने कहा कि कई तो शिष्य, जैसे मेरे भी बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगर उसको पिरो भी रहे हैं, तो लेकिन मेरी पहली एक शर्त यही रहती है, सीखने वाले से भी और सिखाने वाले के लिए भी ये शर्त है कि एक समय आने से पहले किसी को मंच नहीं मिलना चाहिए कि हमने 6 महीना सीखा नहीं और हम क्लासिकल डांसर हो गए भैया और हम कर रहे हैं, तो आज हम 25 साल बाद भी नहीं कह सकते कि हम पूर्ण हैं। पूर्णता तो हमारे जीवन के अंतिम दिन तक नहीं हो सकती और शायद हमें और जन्म भी लेने लगे। तो ये एक सच है जो अगर आप सच में, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड है 5 साल 8 साल, कम से कम आप एक उसकी नियत डिग्री ले लीजिए और तब आप फिर कहेंगे कि हम प्रयोग कर रहे हैं या हम इसमें फ्यूज़न ला रहे हैं, तब भी ठीक है क्योंकि आप कुछ तो सीखे होंगे ना। तब आप फ्यूज़न करेंगे तो आपकी सोच के साथ उसमें कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन आपने सीखा ही नहीं और आप पहले ही फ्यूज़न के फ्यूज़ के चक्कर में पड़ गए तो दिक्कत है। आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस जो मिल जाता है ना, उससे एक सिंसियरिटी भी आ जाती है, एक आर्ट फॉर्म के टुवर्ड्स अब जैसे मेरे यहाँ तो बिल्कुल नियम है कि आपको 5 साल से पहले कोई मंच नहीं मिलेगा और लास्ट के 3 साल आपके बचेंगे, तो उस टाइम आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको मंचों पे उतारा जाएगा, क्योंकि जल्दी मंच मिलने से भी ये चीज़ें खराब हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे टीवी शोज़ हैं कई सारे, अब वहाँ 7 साल की बच्ची को बहुत अच्छा मंच मिल गया, वो स्टार हो गई। अब वो स्टार हो गई, उसके दिमाग से भी वो स्टार हो गई। अब वो जब वो नीचे आएगी और उसको सीखना होगा तो वो तो सोचेगी मैं तो इंडियन आइडल जीत के आ गई और मुझे क्या ज़रूरत, वो चीज़ उसका सीखना ख़त्म कर देगी। आई थिंक मैंने कई जगह और पढ़ा भी ये चीज़, इनफैक्ट हम लोग ये कॉमन नॉलेज भी एक तरह से कि एक्सपोजर एक तो सही उम्र में मिले वो बहुत ज़रूरी है, दूसरा लर्निंग तभी तक हो पाती है जब तक इंसान को ये लगता है कि देयर इज सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल, और ये भी ज़रूरी है ना कि आपको कितना ही बड़ा मंच क्यों ना मिल जाए। देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा रातों रात स्टार बन जाते हैं लोग। हम भाई हमारा एक गाना हिट हो गया हम स्टार हो गए, वो स्टार नहीं है, वो आपको एक मौका मिला है, अब आपको वहाँ से तो और ज़्यादा मेहनत करनी है। यू आर नॉट स्टार। स्टार तो शाहरुख खान भी आज भी मेहनत कर रहे होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना वो अपने आप को शाहरुख खान बनाए रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे होंगे, सब कर रहा है। और ग्रेट आर्टिस्ट की पहचान ही होती है कि कभी उनका लर्निंग खत्म ही नहीं होता, जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ही वो झुका हुआ होगा। सही बात। ये एक्चुअली बात है कि जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है इट शुड नेवर एंड, एंड जहाँ आपने सोच लिया कि मेरी बस मैं इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकता या फिर ये एपिटमी ऑफ ग्रेटनेस खत्म हो जाता है। बिल्कुल, मैं खुद आज भी जो शिष्यों को सिखाती हूँ तो मैं जो बांट रही हूँ ना उसमें मेरा एक्सपीरियंस, मेरे पास कला बढ़ रही है, मैं उनको जो दे रही हूँ तो दे ही रही हूँ, लेकिन मेरा और 4 गुना हो रहा है, बांटने से बढ़ती है कला। तो मैं बांट भी रही हूँ और मुझे लग रहा है मैं भी सीख रही हूँ, यार इस चीज़ से मैंने एक नई चीज़ सीखी, ये होना चाहिए। सही बात है। आपने अभी एक्चुअली रियलिटी शोज़ का नाम लिया और थोड़ी देर पहले आपने मूवीज़ का भी नाम लिया था, तो इससे रिलेटेड आई हैव अ डाउट एक्चुअली कि क्वेरी है एक्चुअली ये कि जो डिपिक्शन ऑफ कथक है या जो मूवीज़ में दिखाया जाता है कि अगर परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं, अगर कोई क्लासिकली ट्रेन डांसर है, कैरेक्टर उसका कोई प्ले कर रहे हैं, कोई एक्ट्रेस, तो वो जो एक डिपिक्शन है उस कथक का, उस क्लासिकल आर्ट फॉर्म का, और सिमिलरली जो रियलिटी शोज़ में भी जो लोग आते हैं, तो आजकल के सारे रियलिटी शोज वैसे सब स्क्रिप्टेड होते हैं मोस्टली, तो वो जो डिपिक्शन है कथक का या किसी भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म का, वो कितना ट्रू टू नेचर है या कितना उसको ड्रामेटाइज किया जाता है? देखिए मोर ओवर तो ज़्यादातर ड्रामेटाइज ही है। एक समय था जब पहले फिल्में बनती थी, झनक झनक पायल बाजे, नवरंग, गाइड, मुगले आजम, ऐसी पिक्चर, वो सब मील का पत्थर थी। उस टाइम जो डायरेक्टर्स थे या जो आर्टिस्ट लोग भी थे वो सब ऐसे थे कि वो डेडिकेटेड टू आर्ट रहते थे, लेकिन आज एक बिजनेस बन चुका है, चाहे वो फिल्म हो चाहे रियलिटी शोज़ हो, उनको अपनी टीआरपी से मतलब है, उनको अपने पैसे कमाने से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपसे आप कहाँ तक जा सकते हैं। आपको जब तक यूज़ किया जा सकता है यूज़ किया जाएगा, लेकिन एट अ टाइम जो इसीलिए जो हमारी क्लासिकल आर्ट फॉर्म के लोग होते हैं, जैसे आपको एक एक्सपीरियंस याद होगा, बड़े गुलाम अली खां साहब के पास मुगले आजम से एक प्रपोजल आया था कि आपको इसमें ठुमरी गानी है, तो उनको मना करना था, इसलिए मना
मना करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत बता दी कि भाई मैं इतना पैसा लूँगा तब जाऊँगा। तो लेकिन उस वक्त डायरेक्टर भी ऐसे होते थे के आसिफ जैसे, कि उन्होंने कहा कि नहीं, गवानी तो हमें बड़े गुलाम अली खां साहब से ही है। तो उन्होंने उस चीज़ का वो धन, भले ही उनका फिल्म का बजट नहीं था, लेकिन वो पैसा उन्होंने उनको दिया और उनसे गवाया। येट आज तक वो गाना अगर आप आज भी सुनेंगे तो वो एक मील का पत्थर बना हुआ है। तो तब क्या था कि तब लोग आर्ट से समझौता नहीं करते थे। अब क्या है, क्योंकि अब एक बिजनेस देखिए बन ही चुका है और उनका, हम किसी को गलत सही नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो उनका बिजनेस है। उनको इस चीज़ से मतलब है कि हमारी जो चीज़ें चल रही हैं हमें उसको बेचना है। लेकिन फिर भी येट मैं अब भी यही कहूँगी कि क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऐसी चीज़ है, जैसे अभी देखिए संजय लीला भंसाली साहब हैं, वो हमेशा आर्टिस्टिक गानों को, आर्टिस्ट देवदास में देखिए पंडित बिरजू महाराज जी को वो हमेशा एज अ कोरियोग्राफर यूज़ करते थे ही, और इतना सम्मान करते हैं वो। तो वो क्या, वो जानते हैं कि नहीं, ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी और कहीं, ये हमें पंडित बिरजू महाराज से ही मिल सकती है, या जो चीज़ आर्ट की चीज़ है वो हमें ऐसे कहीं भी नहीं मिल जाएगी। उसके लिए जो आर्टिस्ट साधना कर रहे हैं उनके पास तक हमको ही जाना पड़ेगा। वो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा शायद ना हो, ठीक है, हमें भी अच्छे काम करने होते हैं, तो हमें अच्छे काम करने के लिए जो हमारे इर्द गिर्द अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम उनको ढूंढ के अच्छे काम करवाते हैं। आपको याद होगा यहाँ पे ही उमराव जान बनी, तो उमराव जान की जो टीम थी ना, फुल टीम, उसमें सारंगी वादक भी उतना ही अच्छा था, उसमें एक जो कोरियोग्राफर थी कुमुदनी लाखिया जी, वो भी उतनी ही अच्छी थी। तो डांस, गाने, म्यूजिक, उसका आज भी याद किया जाता है ना। तो मुजफ्फर अली साहब ने वो टीम को बहुत अच्छा यूनाइट किया था, इसलिए मुगले आजम बन गई, है ना। आई थिंक वो एक रिस्पेक्ट होना, एक रेवरेंस होना उस आर्ट फॉर्म के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वो चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो काफ़ी कुछ इन सब चीज़ों में फेक इसलिए है क्योंकि उनको भी अपना काम करना है। तो अब बहुत रियलिटी तो लोगों की लाइफ में रही है, तो थोड़ा ड्रामेटाइजेशन, यूनिक चेंज भी दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी पंडित बिरजू महाराज का नाम लिया, तो अगर हम लखनऊ घराने की बात करें तो यहाँ पे बहुत दिग्गज काफ़ी बड़े रह चुके हैं, जैसे पंडित लच्छू महाराज हो गए, पंडित शंभू महाराज हो गए, पंडित बिरजू महाराज हो गए। सो लखनऊ घराना जो है वो ज़्यादातर मेल डोमिनेंट रहा है। ऐसे मेल डोमिनेंट घराने में, और सब एक से एक बढ़ के रहे, पर वहाँ पे अपनी एज अ वुमेन वहाँ पे अपनी एक पहचान बनाना, एक मुकाम तक पहुँचना, वो कितना चैलेंजिंग रहा, या वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये बिल्कुल सही बात है कि पहले जो है वो शुरू से मेल डोमिनेंट ही रहा है, लेकिन उसकी वजह थी। उसकी वजह ये भी थी कि हमारे से भी और एक एरा पहले, और भी एरा पहले, महिलाएं जो हैं वो नृत्य, उसको अच्छा नहीं माना जाता था, उनको जल्दी घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अच्छा, ये जो शुरुआत हुई ईश्वरी प्रसाद जी से हुई थी, और वहाँ से फिर कालिका बिंदा दीन महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, आप सबके द्वारा, फिर उनके पुत्र, अच्छन महाराज जी के पुत्र थे पंडित बिरजू महाराज जी, तो ये वही सेम घराना है। तो उस टाइम पे वैसे तो अगर देखा जाए तो पंडित बिरजू महाराज की इतनी शिष्याएं हैं, इतने वो लड़कियां ही हैं, महिलाएं ही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जब ज़माना परिवर्तित हुआ, जब टाइम बदला, क्योंकि टाइम अगर हम सोचेंगे तो सिर्फ नृत्य की बात ना करें, कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे महिलाएं नहीं जाती थी, महिलाएं काम ही नहीं करती थी। वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आए वैसे वैसे हमारे समय में भी मुझे दिक्कत हुई, जैसे कि मैंने बताया भी कि मेरे पिताजी कहते थे भाई ठाकुर है हम लोग, ठाकुरों में लड़कियां, ये कौन सा। अभी अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 80% लोगों की सोच ऐसी ही है, होगी, ठीक है, लेकिन साउथ में नहीं होगी। साउथ में हम हर घर में वहाँ पे संगीत सिखाया ही जाता है। कलकत्ता में नहीं होगी, बनारस में नहीं होगी, बनारस में भी हर घर में संगीत है। तो वो सोच पे डिपेंड करता है। हमारा थोड़ा सा, हम लोग जिस जगह पर हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ घर घर में नहीं है, वहाँ 1000 घर में एक घर मिलेगा जहाँ पे सही में रियल क्लासिकल डांस आर्ट फॉर्म की साधना हो रही होगी। तो लेकिन माहौल बदलने के साथ साथ चेंजेस आए, और मुझे भी इन डिफ़िकल्टीज़ का सामना काफ़ी करना पड़ा। और अपने आप को, वही बात है ना, अपने आप को जब तक मैंने साबित नहीं कर दिया, जब तक आप खुद को साबित नहीं कर देंगे तब तक लोग उसे सही नहीं बोलेंगे, तब तक कहेंगे अरे पता नहीं क्या कर रही है, इसमें क्या भविष्य है, डांस से क्या होगा, आगे जाके क्या करेगी, नचनिया। मतलब आपको उस चीज़ में, जबकि हम तो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे भले ही इसमें बढ़े या ना बढ़ें,
कुछ ना कर पाए, लेकिन उनको सिखाना इसलिए ज़रूरी है कि कल को वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं होंगे, कम से कम कल को वो किसी दूसरी तरह की बुराइयों में नहीं फंसेंगे, वो क्रिएटिव हैं क्योंकि, तो वो अपनी पढ़ाई करके उनको अगर क्रिएटिविटी के लिए आपको उनको तबला सिखाइए, उनको आप सारंगी सिखाइए, उनको आप सितार सिखाइए, उनको कथक सिखाइए, और फिर देखिए सबसे ज़्यादा तो कोरोना काल में रीले कथक वालों ने यही हुआ है, एंटरटेनमेंट में क्या किया, आप लोग रील बना के भारत वाले खुश है। और आजकल एक्चुअली सोशल मीडिया पे कई आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने दोबारा छोटे मोटे डांस कर दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लोग कर रहे हैं, बॉलीवुड मूवीज के जो सॉन्ग्स हैं उन पे कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स को भी अब प्रमोट कर रहे हैं ऑनलाइन। बिल्कुल, सबसे ज्यादा है इस वक्त तो सबसे ज्यादा आपके कोई फिल्मी गाना उठाएं तो उसमें क्लासिकल का कथक के बोलों के साथ में वो उनको ज्यादा प्रयोगात्मक है ना, ये बंधा हुआ तो है नहीं। तो जिसने थोड़ा भी सीखा है वो भी कर सकता है, जिसने ज्यादा सीखा है वो तो बहुत अच्छा करे। मेरे एक्चुअली 2 सवाल है आपकी जो आप प्रीवियस बातें बताई थी। एक तो ये था कि आप लखनऊ में रही हैं, आपने सारी आपकी जो शिक्षा है वो लखनऊ की ही है, बट आपने कहा ना कि साउथ में रिस्पेक्ट ज़्यादा है क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स को लेके और डांस फॉर्म्स को लेके, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप नॉर्थ इंडिया से स्विच करके साउथ इंडिया में जाएं? देखिए क्या है ना, वही तो जो हमें अपने लखनऊ से प्यार है वो तो नहीं छूट सकता। दूसरी चीज़ कि अगर हर आदमी यही सोच लेगा कि हम जहाँ पे नहीं है उसको छोड़ दें, तो फिर वहाँ होगा भी कैसे, है ना। तो इसलिए मैंने कभी, मुझे बहुत सारे ऑफर्स ऐसे आए कि मैं विदेश में सेटल हो सकती हूँ, वहाँ पे आप काम करिए, या नॉर्थ मतलब जो अपना साउथ इंडिया है वहाँ पे भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वो लोग हमें इनवाइट, हम लोग समय समय पर जाते रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से सेटल होने की कभी मैंने इसलिए नहीं सोची, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने प्रदेश में, अगर कोई भी हमारा जो भी है, हमारी चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, हमारी है, और वो बुरी नहीं है सिर्फ उनके, क्योंकि हम लोग शुरू से उस माहौल में रहे कि वहाँ पे उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है वो लोग, उनको पता नहीं है कि इसमें, पहली बात तो कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसमें भविष्य कैसे बनेगा। इसमें भी PhDs होती हैं, इसमें भी आप आर्ट फॉर्म में पूरा आप प्रवीण करते हैं, विशारद करते हैं, फिर जाके आप PhD कर सकते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल पढ़ाई जो भी, क्योंकि हर आदमी डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन जाएगा, और बने भी तो मैं तो कहती हूँ कि उसको भी सीखना ही चाहिए। तो जो उनको भविष्य मिल रहा है ये पेरेंट्स नहीं जानते हैं। अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, अब लोगों को पता चल रहा है नहीं इसमें भी डिग्री होती है, इसमें भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें हम डॉक्टरेट करके हम अगर बहुत बड़े कलाकार नहीं बने तो हम कम से कम हम जॉब्स में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कल को हमको जॉब्स की, अभी हमारे पास ही, मेरे पास इस वक्त 70-75 लड़कियों का एक बैच है नया, तो वो सब टीचर्स हैं, सब दे ऑल आर टीचर्स। कोई CMS में है, कोई कहीं है, क्योंकि उनका जैसे ही 5 इयर्स कंप्लीट हुआ, मैंने कहा कि आप लोग सब कहीं ना कहीं ज्वाइन करें। कई लोगों की जॉब्स मैं जो लगा सकती हूँ मैंने लगवा दी, कई लोगों ने खुद इंटरव्यू दे के अपनी जॉब, तो उससे क्या हुआ कि अब उनको एक सर्टेन अमाउंट, एक ठीक ठाक पैसा मिलता है जिससे वो अपना घर, अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे ये भी चाहते हैं कि हम पेरेंट्स पे ना डिपेंड हो, हम एक टाइम के बाद। तो अब क्या है कि जब उनके पेरेंट्स ये देखते हैं कि नहीं दे ऑल आर अभी से ही सेटल हो रहे हैं, तो वो फिर उनको एक तरह से पुश करते हैं, नहीं सही क्षेत्र चुना है। तो ये चुनौती बहुत बड़ी है, उनको ये साबित करना ही पड़ेगा। और अर्निंग ही, पेरेंट्स का भी ये होता है कि भाई हमारा बच्चा कुछ अर्न करने लगे। तो जब आपको दिख जाता है 5 साल, भाई आप पढ़ाई तो बचपन से कर रहे थे, लेकिन आपने 5 साल कथक को दिया, आप कहीं टीचर हो गए, तो पढ़ाई तो आप बचपन से कर रहे थे, तो क्या आप पढ़ते पढ़ते, इसमें तो पढ़ते पढ़ते आपकी जॉब लग गई, तो ये तो एक अच्छा फील्ड है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी शो करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, समझाना पड़ता है, अवेयर करना पड़ता है लोगों को। तो आपने जैसे ऐसे लोगों में जैसे बताया ना कि कैसे कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि इसमें क्या करियर बनाओगे, इसमें कहाँ स्टेबिलिटी रहेगी, तो ये चैलेंजेस भी आएंगे। आपके भी, आपने बताया 75 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं इस बैच में, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स रहे होंगे जिनके अंदर सीखने की इच्छा तो होगी पर शायद उतना सपोर्ट नहीं रहा होगा, तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन से कैसे आप डील करते हैं? बहुत बार ऐसा होता है, और फिर हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है। कई बार शिष्यों के सामने प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे सामने कभी आई थी, आर्थिक चुनौतियाँ आती हैं कि उनको लगता है कि दीदी हम नाउ आई एम 25 ईयर्स ओल्ड और मैं 25 साल की हो रही हूँ, ऐसा हो रहा है। तो मैं उनको बहुत जल्दी कहीं ना कहीं रोज़गार दिलाने का काम करती हूँ। इसलिए मेरी एक NGO भी है, कल्चरल क्वेस्ट करके, जिसमें 5000 कलाकार जुड़े हुए हैं। तो कलाकारों के कैसे, जब वो रोज़गार उनको मिलने लगता है या कहीं से इनकम होने लगती है, तो फिर
वो कम से कम अपने पेरेंट्स को ये जवाब दे पाते हैं, भाई देखिए मैंने अपनी पढ़ाई करते करते, मैं अभी कथक की पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ये जॉब लग गई है। तो फिर वो उनके लिए, जैसे कर कहीं बाहर से आए हैं तो उनको यहाँ रहना भी है, वहाँ अपना सेटलमेंट भी देखना है, एक कमरा भी किराए पे लेना है, तो कैसे रहेंगे वो। तो वो चीज़ वो चाहते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना होना पड़े। तो उसके लिए मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं खुद उन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। और आगे जो हमारा एक प्लान है, हम एक गुरुकुल का निर्माण करना चाहते हैं, जो कि निमसार में कर रहे हैं हम लोग। उसमें भी हमारे जितने शिष्य हैं, जितने लोग हैं, वो तो सब वहाँ पे वो, लेकिन उसको चलाने में काम करेंगे। और उसकी सोच यही है कि उसमें हम अनाथ बच्चों को, उसमें 500 अनाथ बच्चों को हम लोग एडॉप्ट करेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी कला के प्रति रुझान है, और वो हमारे पास रहेंगे। शुरू से 5 साल का बच्चा हमने अडॉप्ट कर लिया, अब 20 साल तक उसको वहीं रहना है, उसको रहना खाना सब कुछ फ्री मिलेगा। उसको क्या करना है, सिर्फ कला की साधना करनी है। बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है तो ये ऐसा सोच है देखिए, और ये एक बड़ा प्लान है। तो मैं ज़मीन ही ले पाई हूँ, बहुत मुश्किल से, भाई अपना ही पैसा खर्च करके आदमी, अभी मैंने ज़मीन ले ली है वहाँ पे, 4-5 एकड़ ज़मीन है हमारे पास निमसार में। तो अब हमारी पूरा प्रयास है कि ऐसा गुरुकुल का निर्माण हो उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ में, जिससे कि जब यहाँ से जो कलाकार निकले फिर वो पूरे विश्व में अपना नाम भी करें, और उनके सामने वो आर्थिक चुनौतियाँ भी ना हो। और जब वहीं रहेगा गुरु और शिष्य एक साथ, प्रभु श्री राम जो है वो हमारे वहाँ पे जाकर उन्होंने शास्त्र की विद्या ली थी, गुरुकुल में जाकर। वो तो राजा के बेटे थे ना, उनको जाने की क्या ज़रूरत थी। वो क्यों गए? वो इसलिए गए क्योंकि उनके पिता जानते थे कि जब ये गुरु के पास जाएंगे तभी वहाँ के नियमों से परिचित हो पाएंगे। इनको मैं राजमहल में रह के 1 घंटे गुरु को बुला के नहीं सिखवा सकता, इनको जाना पड़ेगा गुरु के पास। तो वही गुरु और शिष्य, ऐसा गुरुकुल होगा जहाँ पे गुरु और शिष्य दोनों साथ रहेंगे, 24 घंटे साथ रहेंगे। 24 घंटे गुरु, अच्छे गुरुओं के सानिध्य में ये सारे शिष्य तैयार होंगे। तो आप सोचिए, मतलब वो सोच भी अच्छी लगती है कि कुछ ऐसा होगा तो बहुत सुंदर होगा। सही बात है। इनफैक्ट आपने भी गुरु शिष्य प्रथा की बात की, अभी गुरु शिष्य परंपरा जो होती है, तो जैसे अभी बीच में कोविड आया था तो मिलना जुलना तो एकदम बंद हो गया था, सारी चीज़ें ऑनलाइन चली गई थी। तो आई एम श्योर शायद आपने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू की होंगी, तो वहाँ पे डिफरेंस क्या नज़र आया होगा? बिकॉज जो एक साथ में बैठ के सीखना होता है और एक होता है ऑनलाइन, जो आपका एक कनेक्शन नहीं है, जस्ट देयर यू प्रेजेंट, आप देख रहे हो सामने वाले को पर आप मिल नहीं सकते हो। वो एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंट रहा? बिल्कुल, ये तो देखिए, जैसे अभी आप इस बात को ऐसे भी समझ सकती हैं, आज हम और आप रूबरू हैं और 3-4 दिन पहले हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो क्या फ़ोन से या आप मुझे मोबाइल पे देख के आप मेरी पर्सनैलिटी या मुझे जज कर सकती थी? नहीं, बहुत ज़्यादा। और जब किसी को सीखना ही है तो सोचिए कि गुरु और शिष्य वो एक टेलीविज़न या एक मोबाइल का सहारा लेकर एक दूसरे को जितना भी हम सिखाना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पे एट ए टाइम एक टाइम ऐसा आएगा कि लगेगा नहीं यार, हम वो चीज़ दे ही नहीं पा रहे हैं जो हम देना चाहते हैं। अरे भाई, डंडा भी तो नहीं है हमारे पास जो हम मार ले टीवी पे तो नहीं। तो जो एक एक्चुअल परंपरा है, जो एक्चुअल गुरुओं की गाली खा के जो बनता है, वो किसी फॉर्मेलिटी से नहीं हो सकता है। वो तो मैंने कोशिश ज़रूर करी थी, और कुछ ऐसे शागिर्द हैं भी जिनके लिए स्पेशल मुझे क्लासेस कुछ लेनी पड़ती हैं, जो फ़ॉरेन में हैं, जिनके लिए हफ्ते में वीकली उनको करना ही है कि दीदी हम लोग इतना जल्दी नहीं आ सकते हैं, तो वीकली मैं कुछ क्लासेस लेती हूँ। लेकिन वो बहुत ही, मतलब जो मेरे जो कम से कम 3-4-5 साल मेरे पास सीख चुके हैं और उनको वो चीज़ चाहिए, उनको अवेलेबल होनी चाहिए, तो हफ्ते में एक दिन, संडे का दिन मैंने रखा है जब मैं ऐसी 4-5 क्लासेस लेती हूँ। और वो भी इंडिविजुअल लेती हूँ, एक साथ नहीं लेती हूँ। एक साथ लेने में फिर आप वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और उस दिन मैंने अपने घर में अपने तो कान पकड़ लिए, मैंने कहा भैया तुम जिसको आना है घर आ जाओ, हम ना ऐसे सिखा पाएंगे और ना तुम ऐसे कुछ सीख पाओगे। तो ऐसा भी हुआ है कि बाहर से लोग आए हों लखनऊ में सिर्फ आपसे शिक्षा लेने के लिए? ऐसे बहुत लोग होते हैं। जैसे हमारे यूपी के तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बस्ती से, यहाँ आपके मथुरा साइड से, या जहाँ पे भी थोड़ा सा जैसे कथक नहीं है, कुछ जगहों पे तो है ही नहीं, कुछ शहरों में तो है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई सारे ज़िले हैं जहाँ है ही नहीं, तो वहाँ से फिर ऑल ओवर इंडिया से कई शिष्य आते हैं। मतलब इस वक्त जो मैंने 75 लड़कियों का बैच बताया है, उसमें कम से कम 25-30 बाहर से ही हैं। प्लस जो विदेश के आते हैं वो हर वक्त प्रोमिनेंट नहीं रहते हैं। उनका ये रहता है कि वो जैसे 3 साल में
3 महीने या 4 महीने के लिए आ गए, फिर 3-4 महीने में वो पूरा कोर्स तैयार करते हैं और उतनी चीज़ें हम लोगों से रिकॉर्ड करके लेके जाते हैं जितना वो 3 साल 4 साल वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। तो हमें उनके ऊपर थोड़ा, अगर हमारा 2 घंटे की क्लासेस चलती हैं तो हम उनके साथ 6-6 घंटे 8-8 घंटे काम करते हैं, जिससे कि उन लोगों के पास उतना मटेरियल हो कि वो वहाँ जाकर 3 साल, जब उनके पास कोई गुरु नहीं है तब भी वो अपने काम को कर सके। इवन सभी ऐसे हैं कि जो अपना अपना इंस्टीट्यूशन या अपना अपने क्लासेस डेवलप कर देते हैं, तो एक तरह से वो हमारी वही बात है कि बढ़ी रहना, परिवार है, परिवार है, बढ़ रहा है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट रहता होगा ना 6-6 8-8 घंटे प्रैक्टिस करना। लेकिन वो बात है ना कि जिस चीज़ में आपको आनंद आ रहा है, अगर वो प्रैक्टिस, फिर वो एक टाइम पे प्रैक्टिस नहीं लगती है, वो तो लगता है ये हमारा मेडिटेशन हो रहा है, मतलब इट्स कि हम कौन सी दुनिया में है ना। तो आपके जो करियर है, आप कितने सालों से कथक? मुझे 25 ईयर्स हो गए। 25 ईयर्स, वो बहुत बहुत बड़ा टाइम स्पैन है। तो इनमें कई ऐसे परफॉर्मेंसेस भी होंगे आपके जो बहुत ही मेमोरेबल रहे हों, या जो आपके साथ में हमेशा एक छाप छोड़ गए हों। तो आप हमें अपनी कुछ इन परफॉर्मेंसेस के बारे में बताएंगे प्लीज? बिल्कुल, ऐसे वैसे तो बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें मुझे कभी कभी बहुत एक याद आने वाली बात होती है, तो सबसे पहले तो मुझे वो याद आता है जब मैंने अपने प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल लिया था। तो वो परफॉर्मेंस क्या, वो तो एक कंपटीशन था, और उस कंपटीशन में जाना, मैं 3 साल के बाद ही मैंने गुरुजी से ज़िद पकड़ ली थी, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो गुरुजी कह रहे थे कि अभी तुम्हें सीखे हुए कितना टाइम हुआ है, तुमको वहाँ जाना है, नेशनल गोल्ड मेडल आसान नहीं है, उसके लिए इतना रियाज़ करना पड़ेगा, 12-12 15-15 घंटे करोगी। हमने हाँ गुरुजी जो आप कहेंगे वो करूँगी, लेकिन मुझे उसमें जाना है, मुझे जीत के आना है। एक देखिए, गुरु और शिष्य पैरेलल होते हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। जितना गुरु के अंदर देने की क्षमता हो, उससे ज़्यादा शिष्य के अंदर लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, वाइस वर्सा है दोनों चीज़ें। तो मैं पीछे बिल्कुल जिद पकड़ लेती थी, किसी भी जिद्दी थी तो हमेशा कहते थे जिद्दी लड़की है। तो वो जो नेशनल गोल्ड मेडल जब मैंने उत्तर प्रदेश के लिए लिया था, और जब मैं जीती थी, क्योंकि वहाँ तक जाने तक की जर्नी भी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि इतना रियाज उसके लिए मुझे करना था, और जब वहाँ जाके कंपटीशन भी बहुत टफ था। एक लड़की बिल्कुल मेरे, मतलब हमारे और उसके बीच में 19-20 का बस फ़र्क होगा। कई लोग कह रहे थे वो जीतेगी, कई लोग कह रहे थे मैं जीत सक। वो एक बहुत बड़े घराने से आई थी, मतलब बहुत अच्छे लखनऊ नहीं सॉरी पटना की लड़की थी, और वहाँ के कोई बहुत बड़े कथक के डांसर्स थे, उनकी बेटी थी वो, और वो मतलब वो उसका बहुत नाम था। और मैं बिल्कुल नई मैं 3-4 साल बाद चली जा रही हूँ, तो मैं तो ज़िद में गई थी कि मुझे जाना है। यहाँ सिलेक्शन तो हो जाता है, यहाँ से निकालना इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब आप नेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ जाके टफ हो जाता है, क्योंकि वो अपने प्रदेश का सबसे बेस्ट प्लेयर आता है वहाँ पे। तो यहाँ से तो मुझे तो चलो मान लिया गया मैं बेस्ट हूँ, लेकिन वहाँ जाके तो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो वो जो पहला मैंने अवार्ड लिया था, और बहुत 21 या 22 साल में ही ले लिया था, मतलब 17 साल में तो फादर की डेथ ही हो गई थी, और 3-4 साल मुझे जो टाइम हुआ था। तो और जो एज ग्रुप होता है वहाँ 35 साल तक होता है कि 35 साल तक आप यू कैन गो। तो बहुत डिफ़िकल्ट था, और उस पर जब मैं खरी उतरी और जब मुझे अवार्ड मिला, और जो अवार्ड मिला तो मैं भी बहुत भावुक क्षण था मेरे लिए, मेरे गुरुजी के लिए भी था, हम दोनों ही रो रहे थे वहाँ पे। और मैंने जब यहाँ सब अपने मोहल्ले में, अपने घर पे सबको फ़ोन करके, तो मतलब दैट वाज, क्योंकि वो मेरा पहला अवार्ड था ज़िंदगी का, और वो भी सीधे गोल्ड मेडल ले रही हूँ उत्तर प्रदेश के लिए, तो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। और वहाँ पे मुझे सुनील दत्त साहब से, केडी रेड्डी साहब से, अजहरुद्दीन साहब थे, और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था खचाखच, 25 लाख ऑडियंस रही होगी। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक सपने जैसा था कि अरे यार मैंने ले ली, मतलब मैं जीत गई। और फिर मुझे जीतती भी मैं ऐसी लड़की के सामने थी जो उस घराने की थी। तो ये समझिए कि वहाँ पे मेरे गुरु ने ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चा, उन्होंने ये सोचा कि मेरी शिष्या। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग अपने बच्चे को तो दे देते हैं, लेकिन हर किसी को बराबर से दे पाएं ये बहुत कम मिलता है, और वो हमारे गुरु में था। बहुत बड़ी बात रहेगी कि लखनऊ में कैसे धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते नेशनल लेवल पे जाना, नेशनल लेवल पे जीतना। और इवन वहाँ पे ऐसी बातें होती हैं कि अरे उत्तर यूपी को कुछ समझते ही नहीं है वो लोग, मतलब उस लेवल पे कहीं एक लेवल ऐसा है जहाँ पे यूपी के प्लेयर्स को या यूपी के डांसर्स को कुछ भी नहीं समझते हैं कभी कभी, क्योंकि वहाँ उन जगहों पे बहुत बड़ी एक प्रतियोगिता चल रही है, वो लोग जुझारू हैं इस चीज़ के लिए, और हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइटली लिया जाता है, बस यही फ़र्क है उसमें।
तो ये जो फर्क आया है, जो ये लाइटली लेने वाली बात जो आपने करी है, आई थिंक ये साथ दर साथ थोड़ा बढ़ता ही गया होगा, बिकॉज लोगों के अंदर से वो सिंसेरिटी शायद कम होती जा रही है। अब तो देखिए, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, अब तो लोग बहुत ही जल्दी में हैं। हमने तो अपना ऐसे जीवन बिताया है कि आप समझ, अभी क्या है कि हम घंटे भर भी बिना मोबाइल के नहीं रह पाते हैं। हर घंटे, और इवन हम और बच्चों की क्या बात करें, हम लोग के लिए भी मोबाइल कहीं ना कहीं तो ज़रूरी हो गया, क्योंकि ऑफिशियली टॉक करनी है, कुछ करनी। पहले क्या था, पहले किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। फ़ोन है तो घर पे है, घर ही पे आदमी बात करेगा। अभी अगर आपको 4 घंटे साधना करनी है, जैसे अब हमारे यहाँ नियम है, हमारे यहाँ ये नियम है कि आपका जब तक क्लास चलेगा मोबाइल स्विच ऑफ करिए या साइलेंट करिए। ये अगर हम नहीं करवाएंगे तो वो जो 4 घंटे में 40 फ़ोन आएंगे ना, तो आदमी तो कनेक्ट, दिमाग तो उसका वहीं लगा हुआ है, अरे इनका फ़ोन आ गया, अरे इसने, क्योंकि अभी आपको आदमी कहीं भी डिस्टर्ब कर सकता है, किसी भी जगह पे, स्थान पे डिस्टर्ब, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है। पहले तो ये होता था घरों में फ़ोन आ रहे हैं। सोशल मीडिया कई मामलों में बहुत अच्छी है कि अब वर्ल्ड कनेक्टेड हो गया है, आप कहीं पे बैठ के काम करते हैं, पूरी दुनिया तक फैलता है, ठीक है। लेकिन एक्सेस प्रयोग, एक्सेस होना, किसी भी चीज़ का एक्सेस हो जाना, क्या होता है एक टाइम पे वही हमारी मतलब डाउनफॉल का रीज़न भी बन सकती है। तो मेरा ये कहना है, प्रयोग करिए, लेकिन उसका सही प्रयोग करें, और उसके बाद फिर आप उसको अपने आप को उसमें से निकाल के, जो साधना का समय है, चाहे पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, चाहे नृत्य करने वाले साधक हों, या और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले साधक हों, उनको कुछ टाइम ऐसा अपने लिए रखना चाहिए जहाँ पे उनके लिए ये मोबाइल एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना बने। अच्छा, तो आपने परफॉर्मेंसेस जो की हैं वो बाहर जाके भी कहीं रुक के की है? बिल्कुल बिल्कुल, विदेश में मैं लगभग 40 कंट्री कवर कर चुकी हूँ अभी तक, और सब जगह बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। जैसे अभी आप परफॉर्मेंस की बात करी थी, तो कोरिया में गई थी जब मेरी पहली विजिट थी। वो मुझे हमेशा हर चीज़ पहली ज़्यादा याद रहती है, उसके बाद तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं। तो पहला ही विजिट था वो मेरा कोरिया का, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने गई थी। तो वहाँ पे भाषा जो है, वो लोग की भाषा जो है, हिंदी भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, कोरियन है। तो मुझे यही लग रहा था कि यार मैं कथक नाचूंगी, क्या ही इनके समझ में आएगा, और मैं इनको बता भी नहीं पाऊंगी। अच्छा, मेरी साथ में एक और गुरु बहन थी, तो उसने थोड़ी बहुत कोरियन वहाँ जाके कि उन लोगों से हाय हेलो करने भर की सीख ली। और मेरे अंदर इतना भी टैलेंट नहीं है कि मैं वो भाषा भी थोड़ी बहुत हाय हेलो वाली भी सीख पाती। तो मैं सोचती थी, मैं तो इनको ये भी नहीं बता पाऊंगी कि मैं ये टुकड़ा लगाने जा रही हूँ। जैसे यहाँ तो आप बताते हैं ना कि भाई अब देखिए ये वाली टुकड़ी, ये तिहाई में ये खूबसूरती है। अब वहाँ हम इंग्लिश में भी नहीं बता सकते उनको, हिंदी में भी नहीं बता सकते, क्योंकि कोरियंस में उनकी लैंग्वेज कोरियन ही होती है। वो अपनी लैंग्वेज हिंदी, वो बस एक ट्रांसलेटर हमारे साथ रहता था जो बाहर के लिए था, लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम पे तो ट्रांसलेटर भी यूज़ नहीं कर सकते हम। तो अब हमें बड़ी दिक्कत की, भैया ये इनको हम क्या ही अपनी भाषा समझाएंगे, क्या डांस। तो हमने कहा चलो डांस ही करते हैं, यही है, यही माध्यम है। लेकिन जब मैंने नृत्य करना वहाँ शुरू किया, और जैसे कोई टुकड़ा ख़त्म होता था, जो जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे हमें सही में अप्रिशिएशन, वहाँ पूरी की पूरी पब्लिक खड़ी हो जाती थी, स्टैंडिंग ओवेशन देती थी। अब मैंने कहा ये मैंने ऐसा कुछ किया है कि जिससे तो वो मेरे लिए बहुत ही एक ऐसा पल था। मुझे लगा यार कला बहुत बड़ी भाषा है, यहाँ मुझे किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है, ना ये इंग्लिश जाने ना हिंदी जाने, लेकिन मेरी भाषा ये समझ रहे हैं। तो वो तब ये यकीन हो गया कि नहीं, काम में दम होना चाहिए। भाषा आप उनकी हाय हेलो ना सीखें कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने काम में जितनी पूर्णता मिलेगी, आप उतना ही सरवाइव करेंगे पूरे वर्ल्ड में। आप कहते भी है ना कि आर्ट की कोई लैंग्वेज नहीं, कोई भाषा नहीं है, और वो चीज़ मुझे वहीं पे पहली बार पता चली ना कि ऐसा हो सकता है। तो और लखनऊ का कितना रोल रहा है आपको एक सपोर्ट मिलने में? जैसे साउथ और नॉर्थ की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे ये था कि बहुत साउथ में बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स को, बट नॉट सो मच इन नॉर्थ। बट लखनऊ, क्योंकि यहाँ पे तहजीब का ये तहजीब का शहर है, तो कितना रोल प्ले किया लखनऊ? तो अगर हम देखें तो लखनऊ इस मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि आज भी हम लोग यहाँ, एक हमारा कल्चर है आप कह के बात करते हैं। एक खूबसूरती, एक जो कहते हैं ना कथक में जो खूबसूरती चाहिए, जो नज़ाकत चाहिए, जो बातचीत में एक लहजा चाहिए, वो हमें लखनऊ से ही तो मिला है। अगर हम भी कहीं एक लठ मार जगह से होते तो हम लोग पता नहीं तू तड़ाकी करते आपस में, लेकिन यहाँ तो कहते हैं दो नवाब लड़ते भी हैं तो बोलते हैं देखिए आप देखिए कुछ गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे नवाबों की लड़ाई भी में भी आप लगता है। तो ये सोचिए, ये तो हमें कल्चर से ही मिला है ना, ये हमें लखनऊ से ही तो मिला है। तभी तो हम अपने से छोटे भी हों तो कई बार हम आप
शब्द का प्रयोग करते हैं कि आप प्लीज बैठिए, आप अब अभी अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो आप शब्द आपको जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये हमारे लखनऊ का ही है ना, जिसमें बहुत दूर भी नहीं जाना, लखनऊ से आप थोड़ा सा बाहर निकल कल्चरल ये रिस्पेक्ट तो देना हम लोगों ने लखनऊ से ही सीखा है। तो ये कल्चर हमें जो कथक में मिला है ये लखनऊ से मिला है, और लखनऊ घराने को डेवलप होने में लखनऊ का अपना अस्तित्व बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये जो कल्चर हमारे लखनऊ में अभी बचा हुआ है और तो कहीं भी आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये जो चेंजिंग टाइम्स है, क्योंकि जहाँ बदलाव आ रहा है पूरे दुनिया में, तो लखनऊ में भी वो बदलाव आ रहा है। उस बदलते समय में, उस बदलते वक्त में और बदलते कल्चरल शिफ्ट में वहाँ पे कितना डिफिकल्ट रहा है आपके लिए उस कथक को जिंदा रखना? देखिए एज सच मैं तो ये कहूँगी कि देखिए जो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी ज़्यादा महसूस हुई वो कोरोना काल में थी, क्योंकि कोरोना काल में क्या हुआ कि आपके सारे कार्यक्रम रुक गए, आपकी शिक्षा रुक गई, आप किसी से मिल नहीं सकते। तो जितने आर्टिस्ट हैं उनका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो गया था। आर्टिस्ट क्या, सभी कई क्षेत्रों में सर्वाइवल मुश्किल हो गया था। तो मुझे लगता है कि उस टाइम वो पीरियड ऐसा रहा, और उसके बाद फिर से खड़े होना, फिर से धीरे धीरे जैसे आर्टिस्ट भी खड़े हुए और फील्ड के लोग भी खड़े हुए, तो उनका सर्वाइवल भी धीरे धीरे शुरू हुआ, कार्यक्रम भी धीरे धीरे शुरू हुए। क्योंकि मंच जो होता है ना, मंच अगर कलाकार को कुछ भी नहीं दे रहा है, अगर 1000 लोग तालियां भी आपके लिए बजा रहे हैं ना, तो वो मंच भी आपके लिए एक ऐसी एनर्जी होती है कि उसको लेके अगर आपने धन नहीं भी कमाया तो भी वो एनर्जी देता है। बट वो एनर्जी कलाकारों को मिल ही नहीं रही थी उन दिनों। तो वो एक टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था सभी के लिए, हमारे लिए भी था। लेकिन क्योंकि मैं एक संस्था भी चलाती हूँ, एक NGO भी चलाती हूँ, और मेरे साथ इतने कलाकार जुड़े हुए हैं, और हम लोग कई ऐसे कार्यक्रम कराते हैं जो फंडेड होते हैं, और ये होता है कि भाई उसमें जो उसका जो फंड है उससे हम बैठकियाँ करवाएंगे, कार्यक्रम कराएंगे। तो उसमें कुछ हम एक कार्यक्रम कराते थे बैठकी करके, तो बैठकी का फंड एक साथ जमा हो जाता है, जो भी उसके मेंबर होते हैं वो एक साथ जमा कर देते हैं साल भर का। तो उस साल में जिस साल कोरोना था, तो उस टाइम मुझे ये लगा, क्योंकि बैठकी तो हो नहीं सकती थी 2 साल, तो वो मेरे पास फंड जमा था। तो मैंने सारे बैठकी के मेंबर्स से पूछ के ये निर्णय लिया कि ये जितना पैसा है हम सब कलाकारों को बांट देंगे, जिससे उनका भी सर्वाइवल थोड़ा, जो भाई हम कहते हैं अगर 10-20 हज़ार भी हम किसी एक कलाकार को पर मंथ का दे पाए तो उसके लिए क्या है कि वो सर्वाइवल हो जाएगा, बेसिक नेसेसिटीज। तो हमने उसमें उसका सारा फंड सारे लोगों से बात करके, ज़्यादा नहीं था, 5-6 लाख रुपए था, लेकिन 5-6 लाख रुपए हम लोग, हमें पता था अब अगले 1-1.5 साल हम बैठकी तो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो हर 3-3 महीने पे होती थी, तो नहीं हो सकती, तो फिर उसका फंड हमें बांट देना चाहिए, वो कलाकारों के काम आएगा। तो इस तरह की कई चुनौतियाँ आई, मेरे सामने भी आई, लेकिन मैं संस्था चलाती थी तो थोड़ा बहुत मैंने संस्था के कामों से जो थोड़ा बहुत कमाया था, तो मेरे सामने सर्वाइवल का टेंशन नहीं था। लेकिन मेरा असली सर्वाइवल तो कला है ना, असली तो हमारा मंच है ना, तो वो चीज़ एक थोड़ा सा प्रभावित हुई। दूसरा, लखनऊ क्योंकि अब एक मेट्रो सिटी होता जा रहा है, यहाँ का कल्चर भी बहुत बदलता जा रहा है, यहाँ पे भी लोग बहुत, अब वही बात है कि हमें जब तक जो चीज़ नहीं मिली होती है लोग उसके पीछे अथाह भाग रहे होते हैं, जब मिल जाती है, देखिए विदेशों में क्या है, जैसे मिल गया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, उन्होंने हर कुछ, पब कर लिया, डिस्को कर लिया, डांस कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो उनको अब क्या चाहिए, हमारा कल्चर चाहिए। अब हमारे लोग ये चाहते हैं कि हमें वो सब मिल जाए, जब वो मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद लगेगा यार ये सब कुछ खोखला है, असली तो वही था। तो वो लौट के तो वहीं आना है ना, लौट के हमेशा आदमी वहीं आएगा जहाँ पे उसको शांति है, जहाँ उसका चिंतन कर सके, जहाँ वो अपने आप को पा सके, खुद को ढूंढ सके। तो सारा विदेशी क्या वो सब कर चुका है, तो फिर वो क्या, अभी मथुरा वृंदावन चले जाइए आप, देखिए वहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं जो इस्कॉन टेम्पल में राधे राधे कर रही हैं, उनको क्या आनंद है, वो अपना देश छोड़ के क्यों पड़े हुए हैं। तो वो आनंद के लिए ना, वो परमानंद जो है वो अपने कल्चर में है। तो बस यही है, हम तो यही कहेंगे कि आप किसी एक तरफ मत भागे, जो आज के जो नया युग है जो भाग रहा है, उसको सब कुछ जल्दी चाहिए, उसको हर चीज़ की चाहिए, तो फिर वो ये सोचे कि हम लोगों ने तो इतनी कड़ी तपस्या करी, हमको कुछ जल्दी नहीं चाहिए, हमको सब आराम से चाहिए। क्योंकि साधना जो रास्ते होते हैं वो मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। मंजिल तो क्या है, एक मंजिल मिलेगी, फिर दूसरी पे आपका जाने का मन कर, यार अब ये हो गया, अब ऐसा होना चाहिए, लेकिन रास्तों को खूबसूरत, उसमें बेचैनी पैदा कर देंगे तो क्या फायदा है। सही बात है। नाइम सर, वैसे ये थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ रहे होंगे ना, कि जो आपने बोला कि जब सब कुछ मिल गया उसके बाद में इंसान को शांति चाहिए होती है,
तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग आपसे मिले बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई इवन ऐसी कई मम्मियां हैं मेरे सीखती हैं, वो कहती हैं कि सुरभि जी हमारे ज़माने में नहीं था, हम अपनी बेटी को सिखा रहे हैं और हम खुद भी अब सीखना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि हम उस टाइम वो काम नहीं कर पाए, उस टाइम हमारे ऊपर जिम्मेदारियां थी, उस टाइम लोग इसको समझते नहीं थे, लेकिन आज मेरे हस्बैंड, मेरी सास मुझे सपोर्ट कर रही है इस मामले में। तो ये बहुत अच्छा है कि लोग कहीं ना कहीं अब वापस लौट के, और उनको ये समझ में भी आ रहा है। और फिर देखिए, जैसा कि प्रभु श्री राम हमारे अयोध्या में आ ही गए हैं, कहीं ना कहीं लोग अपने कल्चर से प्रभावित, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग अधकचरा ज्ञान ना दे के अपना ज्ञान दे। हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि प्रभु श्री राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, ये कौन थे, रामायण क्या है, महाभारत बताइए ना आप उनको। और ये कैसे मिलेगा? ये इन्हीं तरह के संस्कारों से मिलेगा। कथक क्या है? कथक पूरा का पूरा कृष्ण पर आधारित है, राम पर आधारित है, सब कुछ वही है। तो आपको मिलेगा ना सीखने को, इन सब अपने ही ट्रेडिशन से सब कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। सही बात है। अच्छा, तो ये तो रही बात सुरभि जी से एज एन आर्टिस्ट, बट अगर हम बात करें सुरभि जी से एज ए रेसिडेंट ऑफ लखनऊ, तो आपने लखनऊ को कैसे बदलते हुए देखा है साल दर साल? पहले जैसे गंजिंग बड़ी फेमस हुआ करती थी, आज के टाइम में गंजिंग नहीं हो रही है। हाँ, मुझे खुद याद है, मैं खुद ही कई बार ऐसा होता था कि अपने दोस्तों को लेकर चलो यार आज गंज चलना है, तो गंज का एक अलग क्रेज हुआ करता था कि पहुंचना है। ये ज़रूर, वो उसका सिर्फ रीज़न यही है, एक तो सोशल मीडिया। देखिए हम लोग क्या हो गए ना, हम लोग भ्रमित हो गए, हम लोग खो गए हैं, हम लोग दुनिया में जाना चाहते हैं, लेकिन अपने ही लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं। भूल भुलैया है, जैसे भूल भुलैया आप जाइए, हम लोग तो अपने घर की मुर्गी जैसा समझते हैं भूल भुलैया को, लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड में चले जाएंगे ऐसी बिल्डिंग नहीं है, भूल भुलैया है ही नहीं कहीं। और ये इसके पीछे कहानी क्या है, वो लोगों को, कई लोगों को कहानी नहीं पता है। तो वो ऐसे कैसे बनी वो भूल भुलैया, कैसे बना, यहाँ पे जो बाग थे, आलमबाग, चार बाग, ये बाग, इन सब का नाम ये क्यों पड़ा? अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे तो इतनी सुंदर हिस्ट्री है, लेकिन बदलते वक्त के साथ चीज़ें बदलने लगती हैं और उसमें हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो वही चीज़ हो रही है आज के लोग, हम लोग अपने घर की मुर्गी दाल बराबर समझ के, तो जो बच्चे हैं, बल्कि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं भैया लखनऊ छोड़ो, जल्दी बाहर निकलो, कहीं बाहर नौकरी, हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, हम तो बाहर के लिए बने हैं। तो वो भी है, लेकिन आप करिए, लेकिन अपने लखनऊ को कल्चर के समझते हुए, यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए जाइए, घूमिए, भूल भुलैया जाइए, थोड़ी गंजिंग करिए, थोड़ी मतलब वो जो आजकल मॉल का सिस्टम आ गया, देखिए इतने मॉल हैं कि हर आदमी एयर कंडीशनड में ही जाके खड़े होना चाहता है, थोड़ी सी गर्मी सहना नहीं चाहता है। नहीं तो आप जाएं तो यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसी ऐसी इमारतें, इमामबाड़ा, ऐसी ऐसी इमारतें मिलेंगी जो अपनी हिस्ट्री को खुद कह रहा है। तो लखनऊ की तो वो खूबसूरती है मेरे हिसाब से। इनफैक्ट ऐसे चेंजिंग टाइम्स में जहाँ पे लोगों को हर चीज़ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चाहिए, कन्वीनियंस, वही। और वहाँ पे जैसे आप लोग बता रहे हैं ना कि आप लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो फास्ट ग्रोइंग टाइम्स, देखिए आज भी मेरे इंस्टीट्यूशन में एसी वेसी सब लगा हुआ है, लेकिन रियाज करते टाइम कुछ नहीं खोला जाता है, बल्कि कभी कभी तो मैं पंखा भी बंद कर देती हूँ। बेटा पसीना ही बहाना है, तुम्हें रियाज करना है, तुम्हें मजबूत। देखिए लोहे के चने कहा जाता है, ये लोहे के चने हैं, लोहे के चने बड़े कैसे आप चबाएंगे अपने दांतों से, तो उसके लिए आपको दांतों को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो कला ऐसी ही चीज़ है, कला को अगर हम सोचेंगे जितनी सुविधा में नहीं बनती है वो। जब तक दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, और तुम ना मिलती तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियाँ तो बन ही नहीं सकती अगर दीवार नहीं होगी। तो आप इसको, मैं अपने बच्चे कई बार, अरे दीदी लगा तो हुआ एसी आज चलाने, हमने कहा नहीं, जिस दिन किसी का कुछ ऐसा होता है हम ज़रूर चलाते हैं, या कोई शूटिंग है कुछ है तो चलाते हैं रोज़ के, क्योंकि आप एसी की हवा में अगर आप पसीना बहा रहे हैं, आप अंदर से तो आप बॉडी गर्म है और ऊपर से आप एसी की ठंडी हवा ले रहे हैं, तो आपकी सारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो हम ये नहीं कर सकते हैं। ये बच्चों के साथ एक तरीके का वो हो जाएगा कि भाई कल को उनकी सबकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। जिम में यही होता है, अगर आप देखें तो जिम में हम एसी में जिम कर रहे हैं, आपने सुना होगा कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया, तो बॉडी तो गर्म है, हम ऊपर से बाहर से हवा खा रहे हैं, तो आप एक दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता है आदमी कई बार। चलिए सुरभि जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, और जो आपका एक लगाव है, एक प्यार है कथक के टुवर्ड्स, क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स के टुवर्ड्स, वो आपकी बातों में बहुत अच्छे से दिखा है। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मुझे भी आपके स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी मुझे एक कला का एटमॉस्फेयर, जैसे कि जितने प्यार से आप लोगों ने इसको बनाया है, सजाया है, और ये लग रहा है कि आप लोग बहुत डेडिकेटेड हो के आर्ट वर्क करते हैं, तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो ये थी हमारी बतकही सुरभि जी के साथ में, और जिनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है और उन्होंने कथक को आज भी अपनी कला के थ्रू जिंदा रखा है लखनऊ में। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए और भी ऐसे आर्टिस्ट लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल बेसिक फंडे क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।